उसके सीमा से बहते हुए आती है। चंबल गंडक नदी कहाँ प्रवेश करती है? जल्दी बताइए, बिना किताब नोट्स पलटे, बिना नोट्स पलटे कहाँ पता है आपको? नहीं, यहाँ बताइए। नेपाल से सही है। और कहाँ जो है, कहाँ निकलती है वो? नहीं, महाराष्ट्र में प्रवेश करती है। नहीं, क्वेश्चन समझिए क्या करें। गंडक जो है कहाँ जाके उससे मिलती है? गंगा नदी से मिलती है नहीं? पहले गंडक जो है गंगा नदी से मिलती है कि नहीं? और कहाँ मिलती है? पटना। हाँ, पटना के पास, उत्तर प्रदेश में पटना। ठीक, एक और क्वेश्चन बताइए। शारदा नहीं, रामगंगा बताइए। रामगंगा कब से आप लोग आके बैठे? कहाँ गए थे भाई जी? हैं? हाँ। और शारदा? शारदा निकलती है मिलन के लिए। देख के तो सब कुछ होता है, बिना देखे बताओ। वो पेज भी तो निकला है। हैं? पेज खुला नहीं, दूसरा एक बताओ। हिंडन, पहले ये बताओ, हिंडन नदी ये पठारी नदी है, पर्वतीय नदी है कि मैदानी नदी? सबसे बड़ा क्वेश्चन। मैदानी। सही है। कहाँ निकलती है? सहारनपुर। सही है। और उसके बाद बताओ, ये किससे कहाँ मिलती है? यमुना की सहायक नदी है। और सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा सहायक था? कौन सा सहायक? आप लोग आज पहली बार आए क्या? हैं? क्या नाम है आपका? इसके पहले आप लोग आते थे? अच्छा, तो कौन सा शहर स्थित था? आलमगीर। ठीक। और एक और बताए थे, वरुणा। वरुणा बताइए। हाँ, एकदम सही। प्रयागराज के बोलपुर। ठीक है, बोलपुर। और एक नदी का और जिक्र किया था, राप्ती। पहले ये बताइए, राप्ती नदी जो है यह पठारी नदी है, मैदानी नदी है कि पर्वतीय नदी, हिमालय नदी? कौन बताइए? बताइए। लिखवाए नहीं थे? लिखवाए नहीं, मुझे पता नहीं, बताए थे, बताए थे, लिखवाए नहीं। बताइए, बताइए। आप तो आए नहीं, गोला मार दिया था। आप लोग बताओ। मैदानी कंफर्म है? कंफर्म है एकदम? पर्वतीय, इसको लिखवाए नहीं। एक और बताओ, सिंध। सिंध जो है किसकी सहायक नदी? यमुना। ठीक है। और केन? चलिए, तो मिला जुला के नदी का हो गया जो उत्तर प्रदेश का। ठीक है, नदी तो बहुत है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जितनी इंपॉर्टेंट नदियाँ थी वो सारा मैंने आपको बता दिया। अब एक काम आप लोग करिएगा कि मैप में जाकर खोजिएगा। मैप में खोज पाओगे? उत्तर प्रदेश का मैप निकालना, ठीक है, नेट से, क्योंकि वो जो एटलस का आता है उसमें उत्तर प्रदेश का सिर्फ नहीं दिया है। दिया होगा तो कहीं किनारे दिया होगा, वहां से देख लो, या तो फिर नेट से
वहां से देख के वहां से यूपी का मैप निकालना और देखना कौन सा मैप निकालोगे आप, फिजिकल या पॉलिटिकल है, फिजिकल मैप निकालना और वहां से देखना नदी कैसे कैसे कहाँ निकल गई। ठीक है, देखो ये भी मैं बता देता, लेकिन अब क्या है वो प्रीलिम्स का चीज है। ठीक है, आपको यहाँ पे सीखना, यहाँ बस इतना करना है नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ जाती है, उस नदी का इंपॉर्टेंस क्या है, उस नदी का इंपॉर्टेंस क्या है। प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि नदी कैसे कैसे कहाँ कहाँ से किस किस कहाँ से होकर जाती है, कहाँ कहाँ कौन कौन से जिले में बॉर्डर बनाती है। ठीक है, अगला उत्तर प्रदेश की सिंचाई प्रणाली। एक ये टॉपिक, अगला टॉपिक आपका है उत्तर प्रदेश की सिंचाई प्रणाली। वैसे उत्तर प्रदेश नहीं कह सकते हैं, पूरे भारत की सिंचाई प्रणाली। ठीक है, सही बना है? सही बना है? सही बना है भाई। उत्तर प्रदेश का इसको थोड़ा सा ये ज्यादा उठा ली, डायनासोर बन गया। अब सही है, अरे ठीक है, कुछ मारो ऊँट हो कुछ भी हो, मतलब मिला जाके उत्तर प्रदेश का नक्शा बना। ठीक है, ये वाला अब देखिए। ठीक है, ये जो है ऊपरी गंगा, ऊपरी गंगा सिंचाई प्रणाली। ठीक है, अच्छा ये ऊपरी गंगा है तो निचली गंगा कौन सा होगा? निचली गंगा यहां होगा, निचली गंगा सिंचाई प्रणाली। ठीक है, और ये एरिया कौन सा होगा? ये एरिया कौन सा होगा? काठमांडू है? काठमांडू कहाँ? उत्तर प्रदेश में। बताइए बताइए। गंडक बेसिन, गंडक बेसिन। गंडक बेसिन क्यों कहा गया? पहले बताइए। क्योंकि ये आके गंडक नदी। अच्छा एक दिन आप और आए थे शायद, पीछे जो बैठे आप, व्हाइट ब्लू टोपी वाले। हाँ अच्छा, पहले दिन आए, ठीक। और ये वाला एरिया जो इसका है, ये रामगंगा बेसिन है। बेसिन का मतलब समझते हो कि नहीं? बेसिन का मतलब क्या होता है? पहले तो ये बात पता होना चाहिए, बेसिन मतलब क्या होता है। ये बताया तो बहुत पहले बताया, गंगा नदी बेसिन ये बताए। ऐसे लगता है कि सुनने में पड़ेगा, है? बताइए भाई, बताइए भरत जी, आप बताइए बेसिन मतलब क्या होता है? नदी का संपूर्ण क्षेत्र, इसमें सहायक नदियां, वाटर सेट पूरा आता है। जो नदियों का प्रवाह क्षेत्र होता है, ठीक है, प्रवाह क्षेत्र होता है जो उसके किनारे किनारे, उसी को बेसिन बोलते हैं। ठीक है, उसी को बेसिन बोलते हैं। और गंगा, फिर उसके बाद ये किसका कौन सा क्षेत्र होगा? ये यमुना नदी का होगा। किसका? ये मैप बना लो आप, यमुना नदी बेसिन, अपने हिसाब से बढ़िया मैप बना लो, यमुना नदी बेसिन, मतलब यमुना नदी बेसिन नहीं क्या हो? मैप बना लो, यमुना नदी बेसिन।
सोन नदी बेसिन है, ठीक है, और ये गोमती, ये वाला एरिया गोमती। तो ज्यादा गोमती नदी बेसिन प्रोसेस। देखिए ये वाला एरिया जो है, ये वाला एरिया गोमती नदी बेसिन है, ये गंडक नदी बेसिन है, ये सोन नदी बेसिन है, ठीक है। और ये वाला एरिया यमुना नदी बेसिन है, ये ऊपरी गंगा है, ये राम गंगा बेसिन है, ऊपर वाला, ठीक, ये राम गंगा बेसिन है। कितने बेसिन हैं, ठीक है, इतने नदियों के प्रवाह क्षेत्र हैं, इतने नदियों के आसपास के एरिया हैं, मतलब उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, इस मैप को बना लीजिए। और खास बात यह है, जब आप सिंचाई प्रणाली डालिएगा तो इस मैप को जरूर जिक्र करिएगा, इस मैप को आप जरूर डालिएगा, ठीक है। अरे साइड में गोमती लिखा है। हाँ, ये गोमती, यहाँ पे ये एरिया गोमती। लिख लीजिए, एक एक चीज को समझा देंगे तब लिखना है। तो भूमि सिंचाई प्रणाली है। ड्रिप सिंचाई, चलिए एक देख लीजिए, समझ लीजिए, तब उसके बाद अगर आप लोगों को लगेगा तो लिखवा देंगे, अदरवाइज अगर आप लोग लिखने में कंफर्ट रहेंगे तो लिख लीजिए। लिख चुके सब हैं? बौछारी सिंचाई प्रणाली, अगला है अवभूमि सिंचाई प्रणाली, फिर बॉर्डर सिंचाई प्रणाली, फिर अगला ड्रिप सिंचाई प्रणाली, फिर उसके बाद है स्प्रिंग सिंचाई प्रणाली। स्प्रिंग सिंचाई प्रणाली, ड्रिप 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 कभी लगा आप लोगों को? हैं? क्या होता है? ग्लूकोज। हो गया? चलिए समझिए। पहला है सतही सिंचाई प्रणाली, यह भारत में सबसे ज्यादा प्रचलित है। भारत ही नहीं, इवन कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में। सतही सिंचाई प्रणाली में क्या होता है, पूरे खेत में पानी को डाल दिया जाता है, पूरे खेत। इसमें पानी ज्यादा नष्ट होता है, इसमें जो है पानी की बर्बादी ज्यादा होता है। जैसे आप लोग देखते होंगे ना, आपके यहाँ खेतों में ऐसे क्या होता है कि मशीन चला दिया गया, पानी भर रहा है खेत में, ये होता है सतही। पूरे सतह पर पानी फैल जाए, पूरे सतह पर पानी फैल जाए, और इसमें जितना जरूरत होता है उससे ज्यादा पानी इसमें खर्च होता है, और इससे ग्राउंड वाटर लेवल डाउन होता है। क्या होता है, जो भूमि के अंदर वाटर है उसका जो है हनन होता है, या कह सकते हैं। और इसमें एक समस्या और है, भूमि का जो उर्वरक क्षमता है वह नुकसानदेह होता है। इसलिए नुकसानदेह होता है क्योंकि उसमें ज्यादातर रासायनिक पदार्थ जमीन के नीचे चले जाते हैं, जमीन के नीचे घुल जाते हैं, जिससे भूमि की उर्वरकता जो है कम होती है। सतही सिंचाई प्रणाली में फिर से समझ लीजिए, जैसे ये अमूमन इसमें कोई साइंटिफिक रीजन की जरूरत नहीं होती।
ये अमूमन सब कोई सिंचाई कर सकता है, इसमें किसी स्किल की जरूरत नहीं होती। कोई भी व्यक्ति गया खेत में, मशीन खोल के बैठ गया, ठीक है, मशीन खोल दिया, अपना चल रहा, अपना खेत तो भरी रहा है, दूसरे खेत में भी पानी जा रहा है। और इस समय तो जो है मोटर चल रहा है, लाइन से चोरी करके रात में कटिया फंसा के और खोल के गए, सो रहे हैं अपना घर पे, और सुबह है पता चला अपना खेत तो भरा ही, दूसरे खेत में भर गया। तो ये इसमें जो है पानी की बर्बादी बहुत होती है, ठीक है, पानी की बर्बादी, लेकिन इसमें किसी स्किल की जरूरत नहीं होती। क्या होती है? किसी स्किल की जरूरत नहीं होती। लेकिन ये बौछारी में स्किल की जरूरत होती है, बौछारी में, ठीक है। बौछार की तरफ इसमें क्या होता है, खेतों के बीच में, ठीक, कभी आपने देखा है कि नहीं, बौछारी प्रणाली खेतों के बीच जो है पाइप लगाया जाता है, ठीक, बीच बीच में पाइप लगाया जाता है, और पानी जो है बारिश की बूंदों की तरह फुहारे की तरह खेतों के इधर उधर फैलता है ऐसे, ठीक। और उससे क्या होता है, पानी जो है कम बर्बाद होता है, पानी कम बर्बाद होता है, और प्रॉपर वे में जितनी जरूरत होती है फसल को उतनी पानी मिलती है, ठीक। इसमें लेकिन स्किल की जरूरत है, पता चले आप पाइप सही से नहीं लगा पाए, ठीक, और इसमें थोड़ा सा लेबर चार्ज भी आता है, लेबर चार्ज, क्योंकि आप अकेले इस चीज को कर नहीं पाएंगे, लेकिन इसमें प्लस पॉइंट ये है कि वाटर, पानी जो है बर्बादी कम होता है, और उसके बाद जो है इसमें फसल अच्छा उत्पादन होता है। इस सिंचाई प्रणाली से फसल का उत्पादन अच्छा होता है, ठीक है। सिंपल सी बात, एग्जांपल समझिए, जैसे आप लोगों की जितनी, मान लीजिए कोई व्यक्ति जिसको जितना न्यूट्रिशन की जरूरत है उसको उतना प्रॉपर वे में मिल रहा है, तो शरीर उसका विकास करेगा कि नहीं। अब पता चले एक आदमी है खाया जा रहा है तो क्या होगा, वेट बढ़ जाएगा, फिर समस्याएं होगी, डायबिटीज होगा, और क्या हो जाएगा, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ये सब सारी, थायराइड हो जाएगा, समस्याएं हो जाएगी। लेकिन जितनी जरूरत है आप उतना न्यूट्रिशन ले रहे हो तो समस्याएं नहीं होंगी। इसमें सबसे प्लस पॉइंट है, और भारत सरकार इस पे फोकस भी कर रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार भी फोकस कर रहा है, क्योंकि ग्राउंड लेवल, भारत में एक चीज मैंने बताया था कि भारत जो है सबसे ज्यादा सिंचित फसलों का निर्यात करता है। सिंचित फसलों का मतलब समझ रहे हो क्या होता है? जैसे धान हुआ, गन्ना हुआ, गेहूं हुआ, ये फसल जो है अपने यहाँ पैदा किया जाता है, अन्य देशों में भेजा जाता है। लेकिन और देश वाले क्या करते हैं, धान, गन्ना, गेहूं पे बात ज्यादा फोकस नहीं होते, क्योंकि उनको पता है कि नीचे का ग्राउंड वाटर लेवल जो है काफी कम मात्रा में, और वो भी ये पानी जो है, मीठे पानी जो है खेतों में डाले जाते हैं, जो आप पीने के लिए यूज करते हैं, उस पानी को हम खेत में डालते हैं, और सोचिए कितना वेस्ट होता है, समस्या होता है कि नहीं। आपने कैलरी सिद्धांत पढ़ा है कि नहीं, कैलरी सिद्धांत कभी? अच्छा, गेहूं की फसल के धान की फसल के पहले खेतों को क्यों लबालब पूरा भरा जाता है, कौन बता सकता है? देखिए, जैसे आप धान की रोपाई जब करते हैं, धान की रोपाई से जस्ट 1 रात पहले या 2 रात पहले पूरे धान के खेत को, जो खेत होता है उसको पूरा भर देते हैं। क्यों भर देते हैं? अरे इतना तो खेती की हम नहीं, आप लोग बताइए क्यों भर देते हैं, बताइए भरत से, हैं क्यों भर देते हैं, आप बताइए क्यों भर? ये कोई साइंस नहीं है, इसमें रॉकेट साइंस नहीं, सिंपल जो नीचे का वो नहीं होता, केसिका तो पढ़े नहीं, ये आप लोग पढ़े होंगे किसमें, फिजिक्स में पढ़े। जो केसिकत होता है उससे पानी नीचे रिस के जाता है, और उसमें जुताई करने के बाद उसको तोड़ दिया जाता है, और वो पानी जो है नीचे जमीन के नीचे एकदम नहीं जा पाता, उसमें कम से कम 2-4 दिन 5 दिन रहता है, जिससे फसल आपका तैयार हो जाता है। और धान की खेती के लिए सबसे ज्यादा क्या चाहिए, पानी की जरूरत होती है, ठीक है। कितना जरूरत होती है धान की खेती के लिए पानी की, बताइए? धान और गन्ना दोनों बताए तो ये बौछारी वाला समझ में आया कि नहीं, बौछारी प्रणाली समझ में आया कि नहीं, कोई डाउट नहीं है ना। दूसरा है अवभूमि, इसमें क्या होता है, इसमें टारगेटेड सिंचाई की जाती है, पौधे को टारगेट करके सिंचाई किया जाता है। जैसे कोई पेड़ है, उसके जड़ों पर डायरेक्ट पानी डाला जाता है, इसमें तो मान लीजिए पेड़, इस सिंचाई में जो है पत्तियों पे भी पानी जाएगा बौछार की तरह, लेकिन इसमें टारगेटेड सिंचाई होता है, और ये सीधे के सीधे पेड़ के, पौधे पे और जड़ पे इस पे सिंचाई होती है पौधे के, और इसमें और कम मात्रा में पानी वेस्ट होता है, इसमें जो है और कम मात्रा में, और सबसे कम मात्रा में पानी वेस्ट इसमें होता है ड्रिप सिंचाई में। ड्रिप सिंचाई में सबसे कम मात्रा में पानी वेस्ट होता है,
और इसमें इससे कम होता है, ठीक है। इसमें इससे कम होता है। फिर से समझ लीजिए, इसमें जो है अवभूमि में क्या किया जाता है, पेड़ों को टारगेट किया जाता है, उसके सीधे जड़ों को टारगेट किया जाता है और जड़ को पानी दिया जाता है। किसको दिया जाता है? जड़ को पानी दिया जाता है, ठीक है। इसमें पानी जो है कम खपत होता है। और ये जो बॉर्डर है, बॉर्डर सीढ़ी नुमा खेती सुने हो कि नहीं है? सीढ़ी नुमा, ये इसी का एक मॉडल है, सीढ़ी नुमा खेती का। इसमें क्या करते हैं, जमीन की ढलान जो होती है, ठीक है, कभी कभी आप लोग देखते होंगे किसी किसी के जमीन जो है खेत का लैंड बराबर नहीं होता है, उबड़ खाबड़ होता है, तो इसमें क्या करते हैं, बॉर्डर बना बना के सिंचाई की जाती है। कैसे की जाती है? बॉर्डर बना बना के। जैसे मान लो यहां तक जमीन, ये पूरा जमीन है, ठीक, समझिए, वहां थोड़ा उचान है, पहले पीछे भरेंगे, फिर उसके बाद आगे बॉर्डर बनाएंगे, फिर भरेंगे, फिर आगे करेंगे। इस तरीके से बॉर्डर नुमा सिंचाई में की जाती है। लेकिन पानी की खपत इसमें भी होती है, लेकिन कम होती है थोड़ा। इससे तो ज्यादा ही होता है। किससे ज्यादा होता है? अवभूमि से ज्यादा होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, इस तरीके से सिंचाई आप किसी भी भूमि में कर सकते हैं। अगर आपकी जमीन, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने जमीन को मिट्टी निकलवा देते हैं, जमीन से अपने मिट्टी निकलवा देते हैं। क्यों निकलवाते हैं? जमीन को लेवल करने के लिए। लेकिन इसमें आपको लेवल करने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे आपकी जमीन का ढलान है, वैसे वैसे आप बॉर्डर बनाइए, उस हिसाब से जो है आप वहां पे सिंचाई कर सकते हैं। और यह कहा जा सकता है कि यह सीढ़ी नुमा खेती का ही एक प्रणाली है, सिंचाई का, ठीक है, सीढ़ी नुमा खेती का ही एक प्रणाली है। दूसरा आता है ड्रिप। और ड्रिप से आपको पता होगा कि इसमें सबसे कम मात्रा में पानी यूज होता है। ड्रिप में क्या करता है, खेतों में पाइप बिछा देते हैं। क्या करते हैं? पाइप बिछा देते हैं, और उस पाइप के माध्यम से पानी टप टप करके जो है फसल के जड़ों पर या फसल पे पड़ता है। क्या करता है? फसल के जड़ों पर या फसल पे पड़ता है, ड्रिप सिंचाई में। अगर जिसको ड्रिप लगा होगा वो समझ में आ गया होगा कि क्या करता है, ग्लूकोज टप टप गिरता है कि नहीं है, एक एक बूंद करके गिरता है। सेम इसमें इसी तरीके से सिंचाई की जाती है। और सही बताएं तो भारत में, या कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में, सारे लोगों को इसी सिंचाई प्रणाली का यूज करना चाहिए, जिससे आने वाले भविष्य में आपके बच्चे आपको जो है जाने के बाद गाली ना दे कि हमारे बाबा जो है, पिताजी सारा पानी खर्च करके चले गए। ठीक है, सारी बातें समझ में आई कि नहीं? कोई डाउट तो लिख लीजिए थोड़ा बहुत, इसमें लिखवा दें कि ना लिखवा दें। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। कल तो आप लोगों को और भी क्वेश्चन लिखाना, जो इस चैप्टर का एक कंप्लीट हो गया। देखिए, और एक बात और, इसके पहले एक बात और समझते हैं। उत्तर प्रदेश में सिंचाई के कौन कौन से माध्यम हैं? कौन बता सकता है सिंचाई के कौन कौन से माध्यम हैं? हाँ, पहला तो नलकूप होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा नलकूप से सिंचाई होता है। किससे? नलकूप से। ठीक, उसके बाद नहीं, उसके बाद जो है किससे सबसे ज्यादा होता है? नहर से। ऑर्डर में लगाइए ना, फिर नहर। क्या हुआ? कौन हंस रहा है? क्या हुआ? कोई समस्या? उसके बाद जो है नहर से सिंचाई होता है, उसके बाद नहर से। और तीसरे नंबर पे क्या है? तालाब। और एक और है, एक कौन सा बताया? कुआं से सिंचाई। कुआं से सिंचाई आप लोग देखे होंगे नहीं? कैसे करते हैं कुआं सिंचाई? उसमें जो है वो क्या बोलते हैं, उसमें मतलब कुछ मिट्टी उसका होता है, लकड़ी का होता है, उससे जो है रस्सी से पानी निकालते हैं। और बहुत सारे लोग जो है बैल का यूज करते हैं। बैल देखे होंगे नहीं? उसमें जो है कुछ लगा देते हैं इस तरीके से, और बैल इधर उधर चलता रहता है और पानी निकलता है। इसका एक और, इसको बहुत साइंटिफिक तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, एक साथ दो काम हो सकता है। जानते हो क्या? इससे बिजली पैदा किया जा सकता है। कभी आपने सोचा? हाँ, टरबाइन लगा के बैल को घुमाएं
और वो टरबाइन से जैसे ही पानी उस पर गिरेगा वहां से इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगा। इलेक्ट्रिसिटी जो है आपको बिजली देने का काम करेगा। मैंने एक बार देखा था एक यूट्यूब पे, एक व्यक्ति था सेम इसी प्रोसेस का यूज करके, और उसने तीन चीज किया था। पहला तो वो खेत की सिंचाई करता था, दूसरा इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता था, और तीसरा चीज वह गेहूं जो है पीसता था उस इलेक्ट्रिसिटी से। गेहूं कैसे पीसता था? मोटर लगा के, है मोटर लगा के। बहुत सारे, और कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं था, मतलब उसके पास सिर्फ और सिर्फ स्किल था, बाकी कोई डिग्री नहीं थी। ठीक है, एक प्रणाली तो ये है। ठीक, सबसे ज्यादा सिंचाई इससे होता है, उसके बाद नहरों से, फिर तालाब, फिर कुआं। कुआं से कम अब अमूमन कुआं कहीं देखने को नहीं मिलता। कहीं मिलता है? पहले कुआं में क्या करते थे लोग? गुस्सा घर से बवाल हुआ, कुआं में जाके कूद के जान दे दिए। इसीलिए कुआं जो है उन्हें करा दिया गया। पहले तो लोगों के घर के सामने कुआं जरूर होता था, और बवाल हुआ नहीं कि कुएं में जाके कूद के, अभी हम कुएं में कूद के जान दे देंगे, तो लोग डर जाते थे। खासकर ये लड़कियां ज्यादा करती थी। देखे हो आप? मेरे यहाँ एक लोग थे, वो गुस्सा होते थे, सारा सामान ले जाके कुएं में फेंक देते थे। उसके बाद उस कुएं को ही पैक करा दिया गया। चलो देखो, सिंचाई, उत्तर प्रदेश की सिंचाई प्रणाली। वर्षा जल के अतिरिक्त, वर्षा जल के अतिरिक्त, वर्षा जल के अतिरिक्त कृत्रिम रूप से पौधों को, कृत्रिम रूप से पौधों को उनकी आवश्यकता के अनुसार, उनकी आवश्यकता के अनुसार उनकी आवश्यकता के अनुसार पानी देना सिंचाई कहलाता है। उनकी आवश्यकता के अनुसार पानी देना सिंचाई कहलाता है। उनकी आवश्यकता के अनुसार पानी देना सिंचाई कहलाता है। ठीक है, आगे लिखिएगा। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का, उत्तर प्रदेश में सिंचाई का अच्छी, उत्तर प्रदेश में सिंचाई का अच्छी तरह से आकार या शेप, आकार विकसित किया गया है। पूर्णग्राम सिंचाई नेटवर्क के, पूर्णग्राम सिंचाई नेटवर्क के, आप लोग 20 क्लास में आए होंगे, समझ में नहीं आ रहा है? कहीं कोई कोचिंग किया हो आप लोग कोचिंग किया होगा? ये आपके समझते हैं क्या? अच्छा, आपने हैं? इसके पहले कुछ नहीं किया? कोई नहीं, अभी तो ज्योग्राफी शुरू हुआ, अभी तो कहानी शुरू है। उत्तर प्रदेश में सिंचाई की अच्छी तरह से आकार विकसित किया गया है। सिंचाई नेटवर्क के विकास से खेती के लिए अधिक, सिंचाई नेटवर्क के विकास से खेती के लिए विकास से खेती के लिए अधिक क्षेत्रफल लाने और बहुफसली मतलब क्या होता है? बहुफसली बहुत पहले बताए थे, जब एग्रीकल्चर पढ़ाए थे तो बताए थे बहुफसली फसल क्या होता है? एक साथ। और ये बताइए चक्रीय फसल क्या होता है? चक्री मतलब जैसे फसल चक्र है। हाँ, मेहनत करो, पढ़ाई करो, ठीक। बहुफसली एवं दोहरी फसल व्यवस्था, बहुफसली एवं दोहरी फसल व्यवस्था को बनाने में मदद मिलती है, बनाने में मदद मिलती है, बनाने में
मदद मिलती है। यद्यपि उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, आप नहीं लिख रहे हैं? तो वो तो सही बात, आप आए नहीं तो पेज दे दो भाई। देखो आप नहीं लिखोगे ना तो ऐसे देखोगे फिर आपको जो है दिक्कत होने लगेगा। देखने से क्या होता है, लगता है कि कोई आदमी खाली बैठा है क्लास में। यद्यपि उत्तर प्रदेश में सिंचाई सुविधाओं के मामले में बड़े क्षेत्रीय अंतर कहने का मतलब यह है कि एक जगह सिंचाई की व्यवस्था अच्छी है और एक जगह सिंचाई की व्यवस्था अच्छी नहीं है। और जहां अच्छी नहीं है वह कौन सा क्षेत्र है, कौन बताएगा? हाँ, बुंदेलखंड। बहुत सही, पढ़ाई आप खूब मन से कर रहे हैं। बुंदेलखंड रीजन में जो है सिंचाई की व्यवस्था अच्छी नहीं है। ठीक, यद्यपि उत्तर प्रदेश में सिंचाई सुविधाओं के मामले में बड़े क्षेत्रीय अंतर, पश्चिमी क्षेत्र में शुद्ध बोए, पश्चिमी क्षेत्र में शुद्ध बोए। एक बार रिपीट कर दीजिए। अरे भगवान, सर भगवान नहीं हूं मैं। यद्यपि उत्तर प्रदेश में सिंचाई सुविधाओं के मामले में बड़े क्षेत्रीय अंतर हो गया। पश्चिमी क्षेत्र में बोए गए क्षेत्र फल के, हाँ, शुद्ध बोए गए क्षेत्रफल के सापेक्ष शुद्ध सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत सबसे अधिक है, क्षेत्र का प्रतिशत सबसे अधिक है। मध्य और पूर्वी क्षेत्र क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर। पूर्वी क्षेत्र में कौन कौन सा आएगा, कौन बताएगा? पूर्वी क्षेत्र में कौन कौन सा आएगा? हाँ, पूर्वांचल वाला एरिया आएगा, गोरखपुर, बलिया, बस्ती, ठीक है, और कुशीनगर, आजमगढ़, महाराजगंज, और उसमें आजमगढ़ भी कवर करेगा। और मध्य क्षेत्र में कौन कौन सा है? मध्य क्षेत्र बताओ, मध्य क्षेत्र में कौन कौन सा है? क्यों टेंशन नहीं है? दिल्ली में मध्य क्षेत्र, पश्चिमी में कुछ टेंशन में लग रहे थे। पढ़ाई करो भाई, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, पूर्वी क्षेत्र का दूसरे और तीसरे स्थान पर। बुंदेलखंड क्षेत्र में, फिर से लाइन रिपीट करना पड़ेगा। सापेक्ष शुद्ध सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत सबसे अधिक है। मध्य और पूर्वी क्षेत्र क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पे हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र में यह प्रतिशत सबसे कम है। इसीलिए बुंदेलखंड क्षेत्र जो है आर्थिक रूप से काफी पिछड़ा है। और भारत कह सकते हैं, यूपी का जो ग्लोबल, नहीं कुछ बोल नहीं रहे, समझ बता रहे, उत्तर प्रदेश का जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट हुआ था, खासकर बुंदेलखंड रीजन को काफी फोकस किया गया था। और वहां पे छूट ये दिया गया था कि अगर वहां पे आप जाते हैं, जमीन खरीदते हैं, तो वहां आपको क्या किया जाएगा? स्टाम्प पेपर पे छूट दिया जाए। कितना? 10%, 20%, 50% या 0, 50%, यही बताए थे। स्टाम्प शुल्क माफ रहेगा बुंदेलखंड रीजन। क्यों माफ रहेगा? क्योंकि प्रमोट करने के लिए बुंदेलखंड रीजन, स्वाभाविक सी बात है, इसको मैंने एग्जांपल देके बहुत समझाया था। और जाने तो फिर वहां नहीं जाएंगे। आप लोग नहीं रिवीजन करते, वो आप लोगों की गलती है। अगला लिखिएगा उसी में आगे। पश्चिमी क्षेत्र में सबसे अधिक शुद्ध सिंचित क्षेत्र
पश्चिमी क्षेत्र में सबसे अधिक शुद्ध सिंचित क्षेत्र है, उनके बाद पूर्वी क्षेत्र का स्थान है, जबकि वहीं बुंदेलखंड में सिंचित क्षेत्र सबसे कम है। ठीक है, बुंदेलखंड में सिंचित क्षेत्र सबसे कम है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन लिखिएगा। जिलेवार असमानता, जिलेवार मतलब जिले के अनुसार, जिलेवार असमानता दूसरे लाइन से और भी गंभीर। देखो एक बात बताएं, समझ लीजिए, मेरठ रीजन में गन्ना ज्यादा पैदा होता है, क्यों होता है पता है? क्योंकि मेरठ रीजन जो है, मेरठ वाला शहर वो 100% सिंचित क्षेत्र है, वहां नलकूप की व्यवस्था अच्छी की गई है, नलकूप की व्यवस्था। और सरकार जो है किसी के यहाँ लगा है नलकूप ट्यूबवेल किसी के यहाँ लगा है, उसके लिए सरकार जो है काफी सपोर्ट भी करती है। बिजली बिल आता है उसका कितना आता है? फ्री है। और चलो अब आगे देखते हैं। ठीक है, जिलेवार असमानता और गंभीर है। मेरठ बागपत, गाजियाबाद, बुंदेलखंड, हापुड़ ब्रैकेट में लिखिएगा मेरठ मंडल, हापुड़ ब्रैकेट में मेरठ मंडल और शामली, मेरठ मंडल और शामली में शुद्ध बोए गए क्षेत्र, शामली में बोए गए शुद्ध मेरठ मंडल और शामली में शुद्ध बोए गए क्षेत्रफल के सापेक्ष 100% 100% शुद्ध सिंचित क्षेत्र। मेरठ मंडल और शामली में शुद्ध बोए गए क्षेत्रफल के सापेक्ष, छूट गया, क्षेत्रफल के सापेक्ष 100% शुद्ध सिंचित क्षेत्र है। इतना स्लो बोलते हैं, उसके बाद छूट जाता है। वहां 4000 वर्ड कैसे लिखोगे? 300 जल्दी काउंट करके बताओ। 4000 वर्ड में पर मिनट कितने वर्ड आएंगे? कौन बता सकता है? 10 सेकंड के अंदर, 3 घंटे में। एक लड़का एसएससी में है, उसकी मैथ बहुत तेज है और मैथ का क्वेश्चन बहुत तेज सॉल्व करता है। चलिए अब आते हैं सिंचाई की प्रमुख विधियां। ये आपका भूमिका था। अब सिंचाई की प्रमुख विधियां जो मैंने समझाया है। और एक बात और बताइएगा, नलकूप सिंचाई में उत्तर प्रदेश कौन से स्थान पे है? पहले स्थान। और सिंचाई प्रणाली में उत्तर प्रदेश कौन से स्थान पे? पहले पे कौन? पहले पे पंजाब। और एक बात और बताएं, पंजाब की जमीन इतना वो लोग पानी का दोहन करते हैं कि वहां का ग्राउंड लेवल नीचे चला गया है। पंजाब में पराली जलाते हैं, ये बात तो सही है। चलिए देखिए, सिंचाई की प्रमुख विधियां। अब यही विधियां आपको बताना है जो विधि मैंने समझाया। पहला है, लिखिएगा, इसमें थोड़ा सा लिख लीजिए, थोड़ा इसमें लिख लीजिए। सिंचाई की वैज्ञानिक विधि का अर्थ, सिंचाई की वैज्ञानिक विधि का अर्थ है, सिंचाई की वैज्ञानिक विधि का अर्थ है, सिंचाई की वैज्ञानिक विधि का अर्थ है ऐसी सिंचाई व्यवस्था जिसमें सिंचाई जल का प्रभावी रूप से
प्रभावी रूप से उपयोग किया जा सकता है और फसल उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। ये सब वैज्ञानिक ही सिस्टम है, ठीक है। सतही को छोड़ के बाकी जितने ये सब वैज्ञानिक सिस्टम है सिंचाई करने की व्यवस्था। पहले लोग क्या करते थे? पहले लोग सिंचाई करते थे, क्या बनाते थे? नहर बनाते थे। और जब गांव में लड़ाई होता था लोग कहते थे नहर में डुबो डुबो के मारेंगे। सुने हो कि नहीं? हैं? नहर में डुबो डुबो के मारेंगे। तो पहले क्या होता था कि नहर बनाते थे और नहर, और सबसे ज्यादा बवाल होता था कि भाई मेरे खेत के बगल से नहर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि उसमें क्या होता था, तो सरकार जो है चकबंदी जब होता था तो चकबंदी में नहर के लिए जमीन दी जाती थी, नहर के लिए कि आप नहर बनाइए, सीमेंटेड नहर। और जब नहर जाने की बात होती थी तो सब कोई चाहता था मेरे खेत के बगल से जाए। क्यों जाए? क्योंकि भाई नहर बगल में है, बगल में है, वहां से अपना कटान किया और खेत उसका भर गया। ठीक है। तो ये सब सिंचाई की व्यवस्था जो है ये वैज्ञानिक तरीके हैं। पहले इसमें लिखेगा, पहला इसमें सतही सिंचाई विधि, पहला है सतही सिंचाई विधि। सतही सिंचाई विधि देखिएगा। इस विधि में भूमि के तल पर जल को, इस विधि में भूमि के तल पर जल को फैलाया जाता है। इस विधि में जल को भूमि के ऊपर या सतह पर सिंचाई की जाती है, फैलाया जाता है। दोनों बातें, ठीक है। फैलाया जाता है, सिंचाई की जाती है। जल के लिखेगा, जल के अंतःसरण का अवसर प्रदान करता है। जल के अंतःसरण का अवसर प्रदान करता है। अभी अंतःसरण बता देते हैं। अंतःसरण का अवसर प्रदान करना सतही सिंचाई कहलाता है। सतही सिंचाई कहलाता है। जैसे मैंने वही बताया, देखो जब जल को जमीन में फैला दोगे, ठीक है, तो नीचे का जो है क्या होगा, जो नीचे का केशकत्व होगा, ठीक, वो पहली बात तो टूट जाएगा, ठीक, और उससे जो है आपका पानी का लेवल कुछ 2-3 दिन 4 दिन तक जमीन पर ऐसे ही रहेगा। और इससे जो ये खासकर सबसे ज्यादा धान के खेत में जब धान का पैदावार करते हैं उसमें ज्यादा इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है, धान के खेत में। और धान के खेत में सबसे ज्यादा पानी की जरूरत होती है, ठीक। इसीलिए आप लोग जो है रोटी खाना शुरू करिए। रोटी खाते हो नहीं? हैं? रोटी खाया करो, चावल मत खाया करो। चावल अगर आप लोग छोड़ दें तो भारत में कितना जो है पानी बचेगा, बच जाएगा नहीं? रोटी खाते हो नहीं आप लोग? हाँ, खाते हो। अगला है बौछारी सिंचाई। बौछारी सिंचाई। अच्छा एक बात सुन लीजिए, जब क्वेश्चन आएगा कि उत्तर प्रदेश की सिंचाई प्रणाली पर टिप्पणी करें तो ये सब सारा आपको बौछारी, स्प्रिंग, ड्रिप और इन सब सारों पे 2-2, 3-3 पॉइंट लिखने के बाद निष्कर्ष देना होगा, ठीक है, तब आपका क्वेश्चन कंप्लीट माना जाएगा। 2-2, 3-3 पॉइंट। इसीलिए सबके लिए मैं 2-2 पॉइंट लिखवा दे रहा हूँ कि कौन सी क्या व्यवस्था है, क्या प्रणाली का सिस्टम है, सिंचाई की क्या व्यवस्था है, उसमें कैसे किस तरीके से सिंचाई को किया जाता है। तो अगला है बौछारी। थक तो नहीं गया? लिखते अभी ना, एक पेज लिखे, कितना लिखे? एक पेज लिखे, एक पेज में कितना? 15 मिनट कम समझाए ये। देखिए बौछारी सिंचाई जल का वायुमंडल, सिंचाई जल का वायुमंडल छिड़काव करना, वायुमंडल में
छिड़काव करना तथा वर्षा की बूंद, वायुमंडल में छिड़काव करना तथा वर्षा की बूंद की तरह भूमि और वर्षा की बूंद की तरह भूमि और पौधों पर गिरने देना, भूमि और पौधों पर गिरने देना बौछारी सिंचाई कहलाता है। क्या करते हैं इसमें? वायुमंडल में छिड़का देते हैं, फिर अपना गिरता रहता है। ठीक। अच्छा, एक चीज बताओ, कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किस चीज का उपयोग किया जाता है? कृत्रिम वर्षा कराने के लिए, और खासकर वह हेलीकॉप्टर से करवाया जाता है। हाँ, कृत्रिम वर्षा। और एक बात बताएं, चाइना एक चीज में और सफल हो गया है, वह कृत्रिम बादल बना दिया। कृत्रिम बादल अभी रिसेंट में उसने एक रिसर्च किया और कृत्रिम बादल बना के उसने बारिश करवाया चाइना। क्या हुआ? ठीक है। नेक्स्ट है अवभूमि सिंचाई। अवभूमि सिंचाई। नेक्स्ट है अवभूमि सिंचाई। इस विधि में जल को सीधे पौधों के जड़, इस विधि में जल को सीधे पौधों के जड़ क्षेत्र में पहुंचाना ही अवभूमि सिंचाई, बूंद बूंद सिंचाई, अवभूमि सिंचाई या बूंद बूंद सिंचाई अथवा टपक सिंचाई, अवभूमि सिंचाई, बूंद बूंद सिंचाई अथवा टपक सिंचाई के नाम से जाना जाता है। टपक सिंचाई के नाम से जाना जाता है। आप लोगों के इधर कभी आपने ऐसा देखा सिस्टम? कहीं देखे आप लोग? कहाँ पे? कभी खेतों में आप लोगों ने देखा ऐसी सिंचाई व्यवस्था? इस बार जाके प्रैक्टिकल करना खेती जगहों पर। क्या हुआ? मटर की खेती। इस बार जाके अपने इस बार खेत में प्रैक्टिकल करना आपको। कम से कम ज्ञान का कुछ तो यूज करो, है? नहीं तो पढ़ने का क्या मतलब है उस ज्ञान का अगर यूज ना हो। है? देखो एक बात बताएं, आज समस्या ये है ना, आज का युवा जो है कृषि करना ही नहीं चाह रहा है। उसको लगता है कि हम अगर खेती करेंगे तो हमारा स्टेटस डाउन होगा। आइए, स्टेटस डाउन होगा अगर हम कृषि करेंगे। ठीक है, लेकिन उनको ये नहीं समझ में आया कि अगर आप कृषि नहीं करोगे तो आने वाले समय में अकाल पड़ जाएगा, फिर खाने के लिए मरेंगे लोग। है? जैसा कि हिस्ट्री का मतलब किसमें हुआ? मॉडर्न हिस्ट्री, मेडाइवल या एंशिएंट अकाल पड़ा था। उसके लिए आयोग भी गठित किया गया था मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, चलिए लिखिए इसमें बूंद बूंद सिंचाई के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला है बार्डर सिंचाई। बार्डर सिंचाई की प्रक्रिया, बार्डर सिंचाई की प्रक्रिया, बार्डर सिंचाई की प्रक्रिया। ढाल की दिशा में बार्डर सिंचाई की प्रक्रिया में लिखिएगा, ढाल की दिशा में खेत को, ढाल की दिशा में खेत को लंबाई में कई पट्टियों में विभाजित करके, कई पट्टियों में, वही सीढ़ी नुमा, कई पट्टियों में विभाजित करके ढाल की दिशा में खेत को लंबाई में कई पट्टियों में विभाजित करके सिंचाई की जाती है, सिंचाई की जाती है। सिंचाई की जाती है।
सिंचाई की जाती है, ठीक है। अच्छा, ढाल कैसे बनाएंगे? नीचे से ऊपर पानी अगर सिंचाई करेंगे तो कैसे करेंगे? ऊपर से नीचे, पता चले नीचे से पानी खोल के हाँ, ये देखो कौन सा ये मैथ वाला सिस्टम बताया, आरोही और अवरोही, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। अगला है, थोड़ा सा देखिए अगला, स्प्रिंकलर सिंचाई या स्प्रिंग सिंचाई या स्प्रिंकलर सिंचाई, बात देखिए। सर ड्रिप वाली वो छूट गई, ड्रिप सिंचाई प्रणाली। अरे आएगा टेंशन मत, आएगा। स्प्रिंकलर सिंचाई विधि, इस विधि में पानी लिखा बताया कि नहीं, ये बताया कि नहीं कि छूट गया था? अच्छा, इसको नहीं बताया था। अच्छा चलिए देख लीजिए, मुझे लगा कि बता दिए। स्प्रिंकलर सिंचाई में क्या करते हैं? कोई बताए कैसे क्या इसमें सिंचाई किया जा सकता है? कौन बता सकता है? बताइए भाई, आप बताएं भरत जी, क्या हुआ? आप दोनों लोग क्या किया? बताओ भाई, इसमें क्या है? बताओ, मतलब बताना चाह रहे हो तो इसमें कौन सा संकोच वाली बात है? बताइए आप, संकोच मत करिए, ये क्लास आपका है, स्वतंत्र है, यहाँ बोल रहे इतना डर मत, आपके आवाज से लग रहा है बहुत है। ये क्लास सबसे ज्यादा स्वतंत्रता वाला क्लास है। यहाँ आ जाती इतना, बस ये है कि पढ़ाते समय मत बोलिए, पढ़ाते समय जो बोला तो मेरा दिमाग जो है हाइपर होता है। आप बताएं। खेत की क्षेत्र का उसमें मॉक करके वहाँ पर क्षेत्र डिसाइड करके हम स्प्रिंकलर्स लगा देते हैं, हाँ, जिससे उनकी जड़ों पे पानी, जड़ों की पानी, जैसे वही बताया नहीं, पहले तो खेत को पूरा एरिया माप करते हैं। एरिया माप जैसे जान लो कि अगर एरिया माप नहीं करके पता चले हमने यहाँ पे लगाया स्प्रिंकलर, फिर पता चले वो कुछ ही एरिया को कवर कर रहा है, कुछ ही एरिया को, बाकी एरिया छूट जा रहा है, तो पूरे खेत का मापन करते हैं। जैसे ये खेत है, ठीक, इस खेत का मापन करने के बाद और उसमें ऐसे ऐसे करके पट्टी डालते हैं, ऐसे ऐसे करके पट्टी डालते हैं, जिससे पूरे खेत में जो है सिंचाई की व्यवस्था हो जाए। अगर मान ले आपके यहाँ पे ऐसे पौधे लगे हैं, तो ठीक है, ऐसे पौधे लगे हैं, तो यहाँ पे आप जब लगाओगे कि ये एरिया यहाँ 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 सब कवर करेगा, ठीक है। स्प्रिंकलर सिंचाई ये एरिया पूरा कवर करेगा और उस हिसाब से वहां पे एक एक पॉइंट को लगाते हैं, ठीक। और इसमें भी पानी की खपत कम होती है, पानी की खपत कम होती है, लेकिन इसके लिए स्किल चाहिए, सबके बस की बात नहीं, नॉर्मल किसान तो नहीं कर पाएगा। जो स्किल है नहीं, हाँ वो लागत तो सही बात है, लागत आएगी, लेकिन इसमें सिंचाई जो है पानी कम खपत होगा। और इसमें खास बात यह है कि आपको स्किल आनी चाहिए। पता चले आपको पता ही नहीं कि खेत में कहाँ पाइप लगाना है और आप कोने कोने लगा के चले गए, तो खेत में सिंचाई नहीं हो पाएगा, ठीक है। लिखो इसमें, इस विधि में पानी को, इस विधि में देखो थोड़ा सा हम टेक्निकल रूप से पीछे नहीं, तो मैं सबको जो है ग्राफ बना बना के दिखवा देता, गूगल से सर्च मार मार के। अब इसमें कौन इतना काम धाम करने जाएगा? पता चले अभी इसमें गूगल करें तो गूगल करने में ही चला जाएगा फिर टाइम, है। तो आप लोग कर लेना, बाकी जो है उसको देखने से और समझ आता है। गूगल करें क्या जाने इसमें है, हाँ, इसको देख लोगे ना तो थोड़ा सा आपके दिमाग में माइंडसेट बन जाएगा, मतलब किस तरीके से सिंचाई की जाती है, ठीक। देखो कोई चीज आप जब देखते हो तो वो इमेज ज्यादा समय तक आपके दिमाग में रहता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई मूवी देखते हो, मूवी का पूरी स्टोरी में लगभग 90% स्टोरी याद होता है। क्यों याद होता है? सबकॉन्शियस माइंड एकदम आपका कॉन्सेंट्रेट रहता है पूरे समय तक। अगर शायद फोन आ जाए तो उस टाइम फोन इग्नोर कर दो, कोई भी इंपॉर्टेंट फोन हो, इवन मतलब किसी स्तर का इंपॉर्टेंट फोन है, किसी स्तर का।
ठीक है। इस विधि में क्या हुआ, रोज आपको लेट हो रहा, क्या बात है? समस्याएं चल रही हैं जीवन, ठीक है, छोड़िए आपकी समस्या। इस भूमि में, हाँ एक मिनट, इस विधि में पानी को हवा में नोजल के द्वारा स्प्रे किया जाता है। नोजल के द्वारा स्प्रे किया जाता है, जो भूमि की सतह पर एक समान रूप से गिरता है और धीरे धीरे पौधों की जड़ तक पहुंचता है। इस विधि को स्प्रिंकलर सिंचाई कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसी में लिखिएगा। इस प्रक्रिया में नियंत्रित मात्रा में सिंचाई की जा सकती है। और नाली बनाने और रख रखाव का खर्च नहीं करना पड़ता। ठीक है, ये स्प्रिंकलर सिंचाई। अगला है ड्रिप सिंचाई। आ गया, ठीक। ड्रिप सिंचाई देखिए, इस सिंचाई विधि में जल को स्रोत से पाइप द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इस पाइप में छोटे छोटे छिद्र किए जाते हैं। जैसे बताया कि खेत आपका ये है, ठीक, खेत अगर मान लीजिए ये है, तो उसमें क्या है, पाइप किया जाता है, पाइप डाल के और छोटे छोटे उस पाइप में छिद्र किया जाता है, जिससे पौधों पर टपक टपक कर पानी गिरे, टपक टपक कर। ठीक, इस ड्रिप सिंचाई विधि में जल को स्रोत से पाइप द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इस पाइप में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसमें पानी पौधों की जड़ों के पास बहता है। इस प्रक्रिया को ड्रिप सिंचाई विधि कहते हैं। इससे साग सब्जी फूल, इस विधि से, या कह सकते हैं ड्रिप सिंचाई से साग सब्जी फूल की खेती की जाती है। क्योंकि देखो सब्जियों में पानी की जरूरत कम होती है, ठीक है। साग सब्जी फूल की सिंचाई की जाती है, ठीक है। अगला जो इसी में लिखेगा, इस विधि का प्रयोग सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में किया जाता है। तो ये आपका
सिंचाई प्रणाली की। अब इसके कुछ निगेटिव फैक्टर हैं, निगेटिव फैक्टर को देख लीजिए। नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव फैक्टर। पॉजिटिव फैक्टर क्या है, इससे क्या क्या लाभ होते हैं? तो लाभ सबसे पहले तो इसमें पानी की खपत कम होती है। लाभ क्या है? लाभ, पहला तो लाभ यही है कि पानी की खपत कम। दूसरा, खर्च कम उठाना पड़ता है। क्या? खर्च कम करने पड़ते हैं। ठीक है। लेबर श्रम, लेबर श्रम की कम आवश्यकता होती है, कम आवश्यकता होती है। पहला, पानी की खपत कम होता है। ठीक है। जमीन की उर्वरकता, जमीन की उर्वरकता बनी रहती है। ठीक, जमीन की उर्वरकता बनी रहती है। चौथा, ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल वाटर कम उपयोग होता है, जिससे आने वाले भविष्य में पानी का संकट कम किया जा सकता है। जिससे आने वाले भविष्य में ये लाभ है इसमें, पानी की खपत कम, ठीक, खर्च कम करना पड़ता है, और इसमें जो है नाली की व्यवस्था नहीं करनी पड़ती। ठीक है। अब इसका डीमेरिट क्या है? हानि, मतलब या कह सकते हैं चुनौती। चुनौती समझिए। चुनौती में सबसे पहले इसमें स्किल की जरूरत होती है। किसकी? स्किल की जरूरत होती है। ठीक, पता चले आपको आता ही नहीं तो कैसे आप सिंचाई कर पाओगे? ठीक, स्किल की जरूरत सबसे ज्यादा होती है। स्किल की जरूरत। फिर बिजली, अगर बिजली नहीं है, ठीक है, तो पानी का फ्लो कैसे आप कर पाओगे? बिजली की जरूरत होती है। ठीक है। स्किल, बिजली, ये सब सारी चुनौतियां हैं इसके सामने। ठीक है। सबसे मेन चुनौती तो यही है, स्किल की बात। अगर आपके पास स्किल नहीं है तो आप इस सिंचाई व्यवस्था का उपयोग नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो ये आपका सिंचाई प्रणाली हो गया। अब आते हैं उत्तर प्रदेश में। सिंचाई के कौन कौन से साधन हैं? कौन कौन से साधन हैं? तो जैसा कि मैंने बताया, कौन कौन से साधन हैं? पहला हो गया नलकूप। नलकूप। दूसरा कौन सा हो गया? दूसरा कौन सा होगा? एक ऑर्डर में बताइएगा। हाँ, नहर, नहर। फिर तालाब। फिर कौन सा होगा? तालाब के बाद कौन सा होगा? कुआं। और एक और होगा, नहर, तालाब, नलकूप हो गया, नहर हो गया, तालाब हो गया, कुआं हो गया। हाँ, अच्छा, ठीक ठीक। नलकूप से सिंचाई सबसे ज्यादा कहाँ होती है? उत्तर प्रदेश में। ठीक, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सिंचाई होती है। और नलकूप से सिंचाई के मामले में सबसे समृद्ध, या कह सकते हैं सबसे अच्छी व्यवस्था उत्तर प्रदेश में किस रीजन का है? अभी जस्ट पहले बताए हैं, मेरठ रीजन का, मेरठ मंडल का। ठीक है, मेरठ मंडल का सबसे अच्छा व्यवस्था है। ठीक है। उसके बाद नहर प्रणाली का सबसे ज्यादा, ये आपका रीजन आएगा, आपका रीजन जो पीलीभीत है, लखीमपुर खीरी है, जो तराई क्षेत्र है, वहां पे जो है नहरों से, तराई क्षेत्र नहरों से सिंचाई की जाती है। तराई क्षेत्र में कौन कौन सा आ गया? लखीमपुर खीरी, पीलीभीत। ठीक है। और कौन होगा? सीतापुर है,
इसके आसपास के एरिया जो है वहां पे क्या होता है, नहरों से सिंचाई होता है। और तालाब से सिंचाई हमारे रीजन में, सॉरी कुआं से सिंचाई हमारे रीजन बस्ती संत कबीर नगर, ठीक, और महाराजगंज, गोंडा पता है कहाँ? इस समय गोंडा से 2 पर्सनालिटी बहुत फेमस हो रहे हैं, 2 पर्सनालिटी। राजा भी हाँ? नहीं, गोंडा कौन बोला? राजा भैया गोंडा में। गोंडा बोले हैं, कुंडा नहीं बोले। हाँ, कुंडा और गोंडा में फर्क है। वहाँ कै, यहाँ कै, ठीक है। और कुंडा जो है प्रतापगढ़ में, और गोंडा कहाँ है? हाँ, गोंडा में 2 पर्सनालिटी इस समय फेमस हो रहे हैं। कौन? आवाज ओझा और एक यूट्यूबर जो पहले आज तक के न्यूज एंकर हुआ, शुभांकर मिश्रा। हाँ, मैंने तो उनका नाम ही भूल गया, ब्रजभूषण। हाँ, इनको बोला जाता है गोंडा का राजा। हाँ, गोंडा, सच में ये बात है भाई, वो बहुत फेमस पर्सनालिटी है उनके पास, और आज भी वो जो है शारीरिक रूप से बहुत फिट है। तो ये व्यवस्थाएं, ठीक, सिंचाई की व्यवस्था यहाँ इस रीजन में होता है, ठीक। एक बात और जान लीजिए, इसमें 74.9% सिंचाई की जाती है, 74.9%, और कुएं से 8.8% सिंचाई होती है, 8.8%, और नहर से आपका 15 वैसे पूछेगा नहीं, लेकिन आप इसमें डाटा डाल देंगे तो ठीक है। ठीक, और तालाब झील से 0.5%, इसमें झील भी डाल देंगे, तालाब और झील से 0. ठीक है। इसके रीजन बस लिख लीजिए, कौन कौन से रीजन में कहां नलकूप से सिंचाई कौन कौन से रीजन में होता है। क्या हुआ, दोनों लोग क्यों हंस रहे हो? किस बात पे हंस रहे हो? कुंभ मेले तो बिछड़े नहीं हो, कुंभ में गए भी नहीं। बताओ, इस जन्म में मोक्ष पाना है तो कुंभ का स्नान करिए। इस जन्म में मोक्ष पाना, किसको मोक्ष पाना? हाँ, मोक्ष पाना है तो जाके स्नान करो। मोक्ष पाना है इस जन्म में? क्यों भरत जी, आपको तो जाना ही चाहिए, सच में आपको तो जाना ही चाहिए। इस जीवन और मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाए। जीवन और मृत्यु के चक्कर से आदमी का मुक्त होता है। सर, हमारे ना साथी भैया ने कहा है कि एग्जाम में सफलता तभी मिलेगी जब इलाहाबाद का पानी पी के गाओगे। जैसे कि मैं जो है 5-10 साल पिया था। तो जाना, इलाहाबाद जाइएगा और वहां 2 चीज तो जरूर खाइएगा, ठोस के खाइएगा। एक देहाती रसगुल्ला बहुत फेमस है, और ये मैं बता दूं कहाँ है, सोबतियाबाद, ठीक। और एक वहां का चाय पीजिएगा, लल्ला चुंगी का। और एक जो है पान खाइएगा, अगर मौका मिले पान खाइएगा। और एक और चीज है चाट जो है, सुनो, चाट खाइएगा। वहां पे एक अनन्या कोशी पहले चला करता था, अनन्या कोशी के जस्ट बगल है, 150 रुपए चाट है उसका। चाट नहीं मतलब चाट, 150 रुपए। पहले आप उसके यहाँ पैसा दीजिए, तब आपको टोकन मिलेगा, तब जाके चाट खाइए। इतनी चीज तो जरूर खा के आइएगा। देहाती रसगुल्ला मैं बता दूंगा एग्जैक्ट लोकेशन। क्या हुआ? चलिए, हो गया बस। अब आता है अगला, देख लीजिए कौन कौन से रीजन में कितनी कितनी सिंचाई व्यवस्था। जैसे कि रीजन बस लिख लीजिएगा, लिखिए पहले लिखिएगा नलकूप। मेरठ जिले में पहला लिखिएगा, ये क्वेश्चन प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। मेरठ जिले में
ये समझिए आरओ में कम से कम अगर आपने नोट्स को सही से रिवीजन किया और यूपी स्पेशल का क्वेश्चन आया तो आप कम से कम 10 क्वेश्चन रीड करोगे, ये मेरी गारंटी है। 10 क्वेश्चन रीड करोगे अगर आपने नोट्स अच्छे से रिवीजन किया, क्योंकि जितना कोई बाड़ी पढ़ ले, कोई पब्लिकेशन पढ़ ले, इतना डेप्थ में कोई फैक्ट नहीं जान पाया। लिखिएगा, मेरठ जिले में पहला नलकूप 1980 1980 में लगाया गया। 1980 में लगाया गया। उत्तर प्रदेश नलकूप सिंचाई में शीर्ष स्थान पर है। उत्तर प्रदेश नलकूप सिंचाई में शीर्ष स्थान पर है। ठीक है, ठीक। दूसरा लिखिएगा, दूसरा लिखिए नहर। नहर नहर उत्तर प्रदेश में नहर प्रणाली से, उत्तर प्रदेश में मेरे पास 10 मिनट और बचे हैं, ठीक है। तो इस वजह से इस टॉपिक को छोड़िएगा मत, कंप्लीट करा दीजिए, नहीं तो फिर कल इसी में आएगा। कल आप जो है जो और भी सिंचाई व्यवस्थाएं हैं वो पढ़ा के चैप्टर फिनिश। आपका ज्योग्राफी का पोर्शन कंप्लीट, उसके बाद अगला शुरू होगा एनवायरमेंट इकोलॉजी। उत्तर प्रदेश में नहर प्रणाली के तहत, उत्तर प्रदेश में नहर प्रणाली के तहत 21 लाख हेक्टेयर 21 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित, 21 लाख भूमि सिंचित है, सिंचित है। जो शुद्ध सिंचित क्षेत्र का, जो शुद्ध सिंचित क्षेत्र का, ये डाटा तो जरूर आप अपने एग्जाम में डालना। शुद्ध सिंचित क्षेत्र का 15.2%, 15.2% है। ठीक, देखिएगा हिमालय से, अगला पॉइंट इसी में, हिमालय से निकलने वाली यहां से कौन सी नहर निकलती है? कौन सी नहर निकलती है यहां से? मतलब यहां से नहीं, यहां से होगी शारदा नहर। ये शायद इसी पूरन पुलवाने रास्ते पड़ता है। एक कौन सा वो जो ब्रिज बन रहा है कौन सा है? नहीं, जो ब्रिज बन रहा है लोहे का, उससे जो नहर जाती है कौन सा है? शारदा है। हाँ, वहां पे खूब जाम लगता है। बड़ी देर का जाम बता रहे हैं, बड़ी देर का जाम लगता है। हाँ, चलिए ठीक है। हिमालय से निकलने वाली 12मासी नदियों के कारण, हिमालय से निकलने वाली 12मासी मतलब साल के 12 महीने, 12मासी नदियों के कारण विशेष रूप से पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहर प्रणाली का विकास हो पाया। नहर प्रणाली का विकास हो पाया। नहर प्रणाली का विकास हो पाया, ठीक है। लेकिन बुंदेलखंड में यह सबसे कम है, लेकिन बुंदेलखंड में यह सबसे कम है। अगला लिखिएगा, अगला लिखिएगा कुआं। कुआं लिखिए, कुआं लिखिए, कुआं।
शुद्ध सिंचित क्षेत्र का कुआं, शुद्ध सिंचित क्षेत्र का 8.8%, शुद्ध सिंचित क्षेत्र का 8.8% कुओं से सिंचाई की जाती है, कुओं से सिंचाई की जाती है। इसमें रहट कॉमा बाल्टी कॉमा चैन पंप आदि लगाकर रहट जो है लकड़ी का होता है, ठीक है, लकड़ी का होता है और वो उसमें कम से कम 2-3-4 बाल्टी तो पानी आता है, उसी से पानी निकाला जाता है, वो लकड़ी का बना होता है। उसको हमारे यहाँ गांव के भाषा में बोलते हैं ढेकुर। हाँ, ढेकुर, ठीक है। ढेकुर, ठीक। और वो कुछ इस टाइप का होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, ठीक। यहाँ पानी भरा होता है और होता है वो लकड़ी का, है। उसी को जो है, और जो कुआं होता है, कुआं के ऊपर ग्रिल लगा देते हैं, तो ग्रिल से उस क्या बोलते हैं, रस्सी उसमें फंसा देते हैं और उस रस्सी को खींचते हैं तो ग्रिल के माध्यम से नाच के आता है, फिर पानी निकाल के डालते हैं। उससे सिंचाई करना बहुत टफ है, बहुत टफ है, सच में। 10 बार निकाल दो तो फिर हालत खराब, हाथ अप्लाई नहीं करो। क्या लिखे? रहट, बाल्टी, चैन, पंप आदि विधियों से सिंचाई की जाती है, आदि विधियों से सिंचाई की जाती है। कुआं से सिंचाई, कुआं से सिंचाई गोंडा, बहराइच, बस्ती, सुल्तानपुर, गोंडा, बहराइच, बस्ती, सुल्तानपुर, संत कबीर नगर, आजमगढ़, मऊ, गोंडा, बहराइच, बस्ती, सुल्तानपुर, फैजाबाद, आजमगढ़ इत्यादि जिलों में की जाती है, इत्यादि जिलों में की जाती है, ठीक। तो ये आपका हो गया। अब कल पढ़ते हैं नहर प्रणाली, ठीक है। कौन कौन से? ऊपरी गंगा नहर, निचली गंगा नहर, शारदा नहर, ठीक है। फिर उसके बाद बेतवा नहर, ये सब कल आपका टॉपिक ये कंप्लीट होगा। कल आपका जो है ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा।